हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5 जून 2025 से 16 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 17 जून 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। यदि दो लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 95% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई तो 1950 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रति दशक वृद्धि परसेंटेज दिया हुआ है, कितना है 95%। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हो जाएगा 19/20, यानी 20 पर 19 का वृद्धि है एक दशक में। तो क्या रेशियो बनेगा, 20 से 39। ठीक है, ये एक दशक का रेशियो है। हमसे पूछा जा रहा है 1930 से 50 तक में कितना का वृद्धि होगा। तो 1930 से 1950 20 साल का गैप है, तो एक दशक में 10 साल होते हैं, तो 20 साल में कितने दशक, 2 दशक। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। अगर 3 दशक आता तो क्या कर देते, इसका क्यूब कर देते। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 39 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1521। यानी 1930 में ये था तो 1950 का ये जनसंख्या बन गया, जबकि एक्चुअल में 1930 का जनसंख्या 3,48,000 है। तो इसको 3,48,000 के बराबर कर देंगे और इतना का वैल्यू हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 जीरो इसका कट जाएगा, लेकिन एक जीरो तो रह जाएगा और 4 से ये तो 348 कटना ही है। यानी जो भी आंसर होगा उसके अंत में जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके फिर उस जितना गुना आएगा उतना गुना आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, एन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में अंतःकोणों का योगफल 1800 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुभुज में एन भुजा, तो ये अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180। ये हो गया, जबकि योगफल दिया है 1800, तो इसको 1800 के बराबर कर देंगे। ये कट जाएगा 10 बार में, ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 12 आ जाएगा, यानी इसमें 12 भुजाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, 78 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में पी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पी का लंबाई निकालना पड़ेगा। तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ देखिए, ये पी का स्पीड है 78 और ये जो दूसरी ट्रेन है क्यू, इसका नाम क्या है, क्यू है, इसका स्पीड है ये, और दोनों समान पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। अगर दो ट्रेन समान दिशा में चले तो क्या होता है उसका रिलेटिव स्पीड, दोनों के स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, ये तो स्पीड हो गया डिफरेंस। अब जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितना दूरी कवर करेगी, दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर। ठीक है, ये क्लियर है, हमेशा आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे दोनों ट्रेन की लंबाई। ठीक है, मान लेते हैं L1 है पहला ट्रेन, दूसरा है L2, बराबर इसका रिलेटिव शिफ्ट क्या होगा, दोनों का अंतर, यानी कि 78 में 62 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4.5 मिनट में तय किया गया दूरी ही दोनों की लंबाई का योगफल होगा। तो इसको पहले 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और टाइम को सेकंड में लिखेंगे, यानी ये 4.5 मिनट है, इसको 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। कटाइए इसको, 0 से ये पॉइंट हटा देंगे, 6 से 3 बार में कटेगा, 3 से ये 15 बार में, 16×5 80, 15×8 120, यानी ये आ गया 1200 मीटर दोनों ट्रेन की लंबाई, जिसमें एक ट्रेन जो है ये दूसरी ट्रेन क्यू, इसका लंबाई दिया है 120 मीटर। तो पहला ट्रेन पी है प्लस दूसरा 120 दिया हुआ है, बराबर 1200 कर देंगे। तो पी का लंबाई कितना आएगा, 120 इधर घट जाएगा तो 1080 मीटर ट्रेन पी की लंबाई निकल गया। अब एक बात आपको एक चीज़ और देखना है, यहाँ पर कह रहा है कि विपरीत दिशा में जो है एक ट्रेन दूसरी को क्रॉस करती, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है एक इधर से, तो दोनों जब क्रॉस करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी ही कवर करेगी। ठीक है, लेकिन उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का योगफल।
तो कह रहा है विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पार करती है। जब आर को पार करेगी तो कितना दूरी कवर होगा, दोनों के लंबाई का योगफल। तो दूरी आ गया आपका, इसका है 245 और पी का आया है 1080, तो टोटल हो गया 1200, 1325। 1325 मीटर का दूरी कवर होगा, लेकिन चाल क्या रहेगा, दोनों के चाल का योगफल, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। तो पी का चाल है 78 और ये जो ट्रेन आर है इसका चाल क्या है 81। दोनों को जोड़िए, ये हो गया 8 7 15, 150 प्लस 9 159। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो 5 नीचे रहेगा, 8 जो है, ये 18 जो है ऊपर चला जाएगा। तो इतना जो है टाइम आपका आएगा। कैलकुलेट करिए इसको, 5 से तो ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 6 31, 5 25 और 9 5 14 1 15, 3 से कट रहा है 6 बार में, 3 5 3 तिया 53 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 गुना 6 30। तो 30 सेकंड का टाइम इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। आगे बढ़ते, निक, केविन और जोई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 3, 9 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया और केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा करने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन तीनों का निकालना होगा कार्य क्षमता। निक को एन लिखते हैं, केविन को के और जोई को जे। इनका जो समय है वो है 3, 9 और 27 दिन। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम जो कि हो जाएगा 27। 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 से 3 आएगा, 27 से 1 आएगा। तीनों का ये एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या करें कि निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत दिन काम करके छोड़ दिया तो उसको काम से भी निकाल देंगे और उसका काम भी निकाल देंगे। तो निक के द्वारा कितना काम किया जाएगा, निक का एफिशिएंसी 9 है और एक दिन काम किया तो 9 1 9 यूनिट काम होगा निक के द्वारा। और निक को हम लोग इस काम से हटा रहे हैं, तो निक का काम टोटल काम में माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ा है। ठीक है, कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे 2 दिन का काम करवाएंगे। ये कौन है, केविन। तो केविन जब 2 दिन का काम करेगा तो कितना काम होगा, 2 दिन में केविन का एफिशिएंसी देखिए 3 है, तो 2 तिया 6 यूनिट काम और होगा, तो 6 इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल हो गया आपका 24। अब 24 यूनिट ही काम करना है, किसके द्वारा, निक को तो काम से निकाल दिए, इसको हटाइए, बचा 2 लोग केविन और जोई। तो 3 + 1 4 यूनिट की दर से 24 यूनिट काम करना, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 दिन आपका जो है आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। आगे बढ़ते, गोविंद ने 4800 रुपया के कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल इतना रुपया में बेचा तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप एलिगेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिगेशन नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, मान लेंगे उसको दोनों वस्तु पर 34% का ही प्रॉफिट है। ठीक है, आप या फिर ये भी मान सकते हैं 10% का हानि है दोनों पर, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट वाला मानेंगे 34%। अगर दोनों पर 34 का प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, क्रय मूल्य है 4800 रुपया, इसका आपको निकालना है 34%, क्योंकि दोनों वस्तु पर अगर 34% का प्रॉफिट है तो टोटल पर 34% का प्रॉफिट होगा। तो ये आ जाएगा, परसेंटेज के लिए 0 हटा दीजिए, 34 गुना 48 करना है, तो 34 गुना 50 कर देंगे तो 1700 आ जाएगा, उसमें 68 माइनस कर देंगे तो 1632 रुपया का जो है प्रॉफिट इसको मिला है। अगर अभी सवाल में हम लोग देखें तो 4800 का सामान ये 5442 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट है, 48 6 642 का यहाँ पर जो है प्रॉफिट इसको मिल रहा है एक्चुअल में। लेकिन जब हम लोग 34% माने हैं दोनों का प्रॉफिट तो इतना आ गया। तो कितना का गैप है आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1600 में 600 घटा दीजिए 1000, उसके बाद उसमें आपका घट जाएगा 10, तो हो जाएगा 990। ठीक है, तो यहाँ पर 990 का जो है आपका क्या आया, डिफरेंस आया है। अब आइए यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा वस्तु है इस पर तो 10% का हानि हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या माने, 34% का लाभ माने, तो ये कितना का डिफरेंस हो गया, 10% हानि 34% का लाभ, टोटल 44% का यहाँ पर डिफरेंस हो गया। ठीक है, यानी जो भी दूसरा वस्तु का प्राइस है उसका 44% बराबर हो जाएगा ये डिफरेंस 990 रुपया, क्योंकि इन्हीं के वजह से ये डिफरेंस आया है। ये हुआ था हानि इस पर, लेकिन हम लोग जो 34% प्रॉफिट माने हैं इसलिए ये 1632 आ गया था, जबकि एक्चुअल में 642 है। तो ये डिफरेंस
ये 44% के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से दूसरा वस्तु का प्राइस निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 990 गुना परसेंटेज के लिए 100 दे दीजिए, नीचे आ जाएगा 44। 11 से 4 बार में 11 से 90, 4 से 25, 25 नमा 225, उस पर 1 जीरो, यानी 2250 रुपया दूसरा वस्तु का प्राइस है। तो पहला वस्तु का प्राइस क्या होगा, टोटल है 4800, उसमें 2250 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2550। डिफरेंस दोनों का देख सकते हैं, 300 का डिफरेंस है, यही पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन नंबर 4 में इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 5, 55 और 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सिंपल सा सवाल है, ए को काम से हटाना पड़ेगा आपको। पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालिए, ए, बी, सी क्रमशः 5, 55 और 66 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 55 का तो 55 ही होगा, उसके बाद 66 का 11 है, इसमें 6 नहीं है तो 6 से यहाँ गुना करेंगे, तो ये 66 आएगा। डिवाइड करने के बाद ये आएगा 6, और यहाँ पर 6 से 11, 11 पचे 55, 5 आएगा। अगर ए 4 दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है तो ए को पूरा काम से हटा दीजिए। तो ए के द्वारा 4 दिन में कितना काम होगा, ए का एफिशिएंसी 66 है, तो 66 गुना 4, इसको आप लिख सकते हैं 6 चौके 24, 240 प्लस 24, 264 यूनिट। और टोटल वर्क कितना है, 55 गुना 60, 6 करेंगे तो 330। तो 330 में ए को अगर आप हटा रहे हैं तो ए का काम माइनस करना होगा 264, तो बचेगा कितना, ये आपका आ जाएगा 8, 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 में से 6 घटा 6, यानी 66 यूनिट काम ही बचा है। इसको करना है किसके द्वारा, ए तो बाहर हो चुका है, तो बचा बी और सी, इसी के द्वारा करना है। तो 6, 5, 11 यूनिट से करेगा 66 यूनिट काम, टोटल 6 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। आगे बढ़ते, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसका व्यय 840 रुपया है तो उसकी आय कितनी है। देखिए 30% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 70%, जबकि रुपया में खर्च है 840, तो ये कितना गुना है, 12 गुना। आय निकालना है, आय कितना होगा 100%, तो 100% का भी 12 गुना कर देंगे तो 1200 रुपया इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, दो धनात्मक संख्याओं x और y जहां x y से बड़ी है का योगफल 15 है और उनका गुणनफल 36 है। संख्या x और y के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप सोच सकते हैं क्योंकि सिंपल सा डेटा है यहाँ पर। देखिए योगफल 15 है और गुणनफल 36 है, तो आप 12 प्लस 3 देख सकते हैं, 12 3 15 और 12 तिया 36 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 और 3 का डिफरेंस ही पूछ रहा, तो डिफरेंस इसका 9 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों का योगफल यानी x प्लस वाई दिया है 15 और गुणनफल यानी एक्स वाई दिया है 36। हमें अंतर निकालना है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, यदि ये दिया है तो 2 साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी एन डी लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 10 10 कट ही जाएगा क्योंकि एक माइनस प्लस है, तो बचेगा 2 सेक। ठीक है, तो 2 सेक और नीचे आ जाएगा। नीचे अगर लिखने के लिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला को घटाएंगे तो माइनस में 2 10 आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड 5 3 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 में से 5 घटा देंगे तो माइनस का 2, तो माइनस तो कट ही जाएगा और 2 भी कट जाएगा। ये 2 हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी पता है कि ये 2 कटना ही है, यहाँ पर लिख दिया समझने के लिए। तो देखिए 8 को कटा देंगे 2 से 4 बार में, सेक है नीचे 10 है, तो सेक तो है ही ऊपर, 10 को आप बोल सकते हैं सेक बटा कॉसेक, तो सेक थीटा नीचे रहेगा, कॉसेक थीटा ऊपर चला जाएगा, बराबर 4 है, तो सेक कट जाएगा, कॉसेक का वैल्यू 4 आया है, कॉसेक का 4 है तो साइन का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ निकालना 2 साइन का, तो 2 इंटू साइन का वैल्यू 1/4 रख देंगे यहाँ पर, 2 से 2 बार में कटेगा, 1/2 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए 10 को आप साइन बटा कॉस लिखते हैं, इसको आप सेक बटा कॉसेक भी लिख सकते हैं, हम आपको बराबर बताते रहते हैं, तो दोनों चीज़ याद रखिए। उसी तरह कॉट में भी होता है, कॉट होता है कॉस बटा साइन, उसको आप कॉसेक बटा सेक भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते, 8 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 96 रुपया है तथा 4 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 72 रुपया है। 2 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेंगे पेन का प्राइस x है और पेंसिल का y है, तो क्या इक्वेशन बना, 8x प्लस का 2y बराबर 96, और यहाँ पर 4 पेन है तो 4x प्लस 7y
बराबर 72। सॉल्व करना है तो किसी एक को यहाँ पर हटाना होगा, तो x वाला को हटा देते हैं, यहाँ पर 2 से गुना करके उसके बाद माइनस करेंगे तो ये जो है 8 हो जाएगा, 8 में से 8 माइनस हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, हटाइए इसको। ये क्या हो गया, 2 में ये 7 दूना 14 घटाना, ठीक है, तो माइनस का 12 आएगा। 96 में 72 दूना 144 घटाना है, ठीक है, 144 आ रहा है, इसमें घटाना है कितना होगा, 4 इधर 44 इधर, 48 आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर y है, ठीक है, 12 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 4। x का कैसे निकलेगा, यहाँ पर रख देंगे, तो 4 दूना 8 उधर जाएगा 88, x का वैल्यू आ गया 88/8 यानी 11। 2 पेन यानी 2x, तो x का 11, तो 11 दूना 22। 8 पेंसिल, पेंसिल y माने थे, तो 4 गुना 8 32, 32 + 22 ये हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। आगे बढ़ता, इसका मान ज्ञात करना, तो इसका ऊपर वाला का वर्गमूल कितना होगा 0.2 और नीचे वाला का कितना हो जाएगा 0.02, ये कट जाएगा 10 बार में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, x का कौन सा धनात्मक मान समीकरण इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। देखिए आंसर इस तरह से दे रखा है, सभी का इकाई अलग अलग है, तो हम लोग देख लेंगे x गुना x x², और यहाँ पर दोनों को गुना करके तो इकाई अंक गुना कर लेंगे 9 6, 9 6 के 54, यानी जो भी गुणनफल आएगा इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट पड़ जाएगा, और रूट के अंदर यही 4 इकाई अंक वाला नंबर रहेगा, तो इससे बाहर क्या आएगा, अगर इकाई अंक 4 है रूट के अंदर, इसका वर्गमूल लेंगे तो या तो इकाई अंक 2 आएगा या नहीं तो 8 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, जिसका इकाई अंक 4 होगा, तो 2 या 8 के साथ आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 2 के साथ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है, ठीक है। इस तरह का एक सवाल पहले आ चुका है कि 31 41 51 या फिर 61 जो भी हो 91 तक, वो सबसे कैसे चेक करते हैं विभाज्यता। ये नंबर उठाएंगे, ये क्या है 98 79, इसका ये 4 है तो 4 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, इसके इकाई अंक में 9 चौके 36 हुआ, इसमें माइनस कर देंगे 1 5, 9 से 51 आया, फिर से वो 4 से इसमें गुना कर देंगे, 4 1 का 4, यहाँ पर घटाएंगे 91 आ रहा है। क्या ये 91 41 से डिविजिबल है, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। आगे उसी तरह से चेक करेंगे इसको भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर दिख रहा है, इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं एक बार। 94 30 है, अगर यहाँ पर 4 है तो 4 से इसको गुना करेंगे केवल इकाई अंक में, 4 गुना 0 0 होगा, ये 943 हो गया, फिर से इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 हुआ, इसमें माइनस कर देंगे 2, इधर आ गया आपका कितना 8 82। आप यहीं पर देख सकते हैं ये 41 का मल्टीपल है ना, और नहीं तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं, 4 से गुना करके 4 दूना 8, 8 में से 8 घट जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए या फिर 41 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ चुका है। आगे बढ़ते, यदि 3 संख्याओं इस अनुपात में उनका एलसीएम ये है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। रेशियो में एलसीएम कितना होगा, गुना करके ही लिख दीजिए, क्योंकि बाद में घटाना ही होता, तो ये 30 94 एक्चुअल एलसीएम है, जबकि रेशियो में आएगा तीनों का गुणनफल, यानी 2 गुना 7 गुना 13। हमें निकालना है एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, रेशियो में 1 होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कटाइए इसको, तो 13 से कटा देंगे, 13 दूना 26, 4 49 हुआ, 13 तिया 39, 13 अट्ठे 104, 7 दूना 14, 14 इक्का 14, 14 सत्ते 98, 17 आ रहा है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, ये प्रेक्षण है, इसका बहुलक ज्ञात करना, देख लेंगे चेक करके, 2 कितना बार आया हुआ है, एक बार यहाँ एक बार आया, ठीक है, 4 1 2 3 4 5 बार है, संभवतः यही सबसे अधिक बार आया होगा, ठीक है, क्योंकि 5 हो गया है। 7 का चेक कर लें, तो 1 2 3, 7 है 3 बार, 8 कितना बार है 1 2, तो सबसे अधिक बार आया हुआ है 4, यही इसका बहुलक हो जाएगा। आगे बढ़ते, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना 4 वर्ष में इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कोई धनराशि मान लीजिए पी है, जो कि 2 वर्ष में 1250 बन जाता है, और यही धनराशि पी 4 वर्ष में 2000 बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वर्ष में इतना 2 वर्ष में इतना, तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप हो गया, 4 - 2 2 वर्ष का, और ब्याज में कितना का गैप है, इधर 2000 मिला और इधर 1250, तो यहाँ पर आ गया 750, यानी 2 वर्ष में 750 रुपये का ब्याज है, तो यहाँ भी 2 वर्ष में 750 का ब्याज मिला होगा। तो कोई भी मूलधन में 750 जुटने के बाद ये मिश्रधन बना होगा 1250, तो मूलधन कितना होगा 1250 में 750 माइनस करेंगे तो 500 रुपया इसका मूलधन होगा। हमें निकालना है रेट, रेट के लिए चाहिए 1 साल का ब्याज, तो 2 साल में 750, तो 1 साल में 350,
75, ठीक है, 375 और मूलधन है 500, तो इस पर कितना परसेंट है वो हम लोग निकाल देंगे। 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये 5 से 35 बचे 25, 75% ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई r², आर है 16, तो 16 का स्क्वायर 256, 6×3 = 18, 8 आएगा और पाई के साथ यहाँ पर है इकाई अंक 8, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक बैंक 1.1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 7,745 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे मिलने वाली राशि क्या होगी, ठीक है। देखिए सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्योंकि वो रेट ही इस तरह से ये दे रखा है और ब्याज जो है अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जा रहा है। तो बनाते हैं, देखिए ये जो धन 1 जनवरी को जमा करेगा उस पर 1 जुलाई तक ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, धन होगा 7,745, 7,745। इस पर 6 माह में कितना ब्याज मिलेगा, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, देखिए एक वर्ष में 1.1, तो 6 माह में इसका आधा, तो आधा कर देंगे बट्टा 2 करके, इतना परसेंट, तो परसेंट के लिए यहाँ पर 100 लगा देंगे। कैलकुलेट करिए, तो ये 2 से कटाएंगे इसको, 38 दूना 76, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट 2 अंक पहले खिसक जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हटा देंगे, 100 को भी हटा देंगे। अब गुना करिए, देखिए इतना लंबा गुना नहीं करेंगे हम लोग, पॉइंट के बाद एक अंक भी एक डिजिट भी ले सकते हैं, यानी तो 2 लीजिए, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर निकलेगा। तो 11 दूना 22 बचा 2, 11 सत्तर 77, 2 79 बचा 7, 11 अठा 88, 7 95 बचा 9, 11 तिया 33, 9 42, 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी इतना रुपया जो है इसका ब्याज है पहला छमाही का। जब इतना रुपया पहला छमाही का है तो दूसरा छमाही का कितना ब्याज होगा, इतना ही होगा, 42,592। लेकिन अगला छमाही जो है इस पर ब्याज मिलेगा इतना, और फिर से वो इतना जमा करेगा। 1 जुलाई को कह रहा है कि 1 जुलाई को इतना जमा करता है और 1 जनवरी को, तो जनवरी पर तो यहाँ और यहाँ ब्याज निकाल लिए, लेकिन जुलाई को जो जमा करेगा इतना रुपया उस पर भी इतना ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि मूलधन बराबर है, तो इसको भी इतना ही लिख देंगे। तो टोटल ब्याज यहाँ पर हो गया 42 दूना 84, इसको आप 1 ले लीजिए, तो 85 रुपया का राउंड फिगर में यहाँ पर ब्याज है, और यहाँ पर 42.5 का है, तो 42 में 85 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 8 4 12, यानी 127.5 रुपया, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा जो है आंसर होगा 128.03, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है केवल ये पहला छमाही के ब्याज पर ब्याज इसमें जुटेगा, जो कि है कितना, मान लीजिए 42 रुपया ब्याज है, इसका आपको देना होगा 1.1 का 0.5%, ठीक है। तो इतना परसेंट निकालेंगे तो बहुत छोटा सा नंबर आएगा, तो आप मान सकते हैं 128 के करीब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले छोटी कोष्टक, माइनस का 4 आएगा, 7 चौके 28 माइनस में आएगा, 30 में 28 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 160 को डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, उस बड़े से बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 112 मीटर और 281 मीटर विमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है, ठीक है। और पाई का वैल्यू 22/7 लेना, तो 11 का मल्टीपल इसका जो है परिधि होगा, ये देखेंगे 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको निकालना है तो इसका जो छोटा वाला विमा है ये हो जाएगा वृत्त का डायमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस निकाल लीजिए, फिर परिधि निकाल लीजिए। आगे बढ़ते, यदि द्विघात समीकरण का विविक्तर ऋणात्मक है तो मूल क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 प्लस रूट के अंदर कोई इमेजिनरी नंबर माइनस का 5 ले लेते हैं, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस और रूट अंडर माइनस का 5, ठीक है। इसका चिन्ह केवल अपोजिट हो जाता है, और ये इमेजिनरी नंबर रहता है, एक जो है रियल नंबर रहता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते, एक कंपनी 2 उत्पाद ए और बी बनाती है जिनके मूल्य क्रमशः 156, 220 रुपया है। यदि बेचे गए उत्पादों में से 55% उत्पाद ए है और बेचे गए उत्पादों में से 45% उत्पाद बी है, भारित औसत माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। वेटेड एवरेज निकालना, देखिए ए है बी है, क्या रेशियो है इसका, 55% 45, 5 से कटा देंगे तो ए का आ जाएगा 11 और बी का आ जाएगा 9, तो ए का प्राइस है 156,
और बी का कितना है 220। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए गुना करके जोड़ना होता है, फिर जोड़ करके जो आता है उसको ये 11 + 9 से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेटेड एवरेज ही निकलेगा, लेकिन आप इसको डेविएशन से निकाल लीजिए। तो देखिए 156 है, इससे ये कितना अधिक है 44 + 20 64 अधिक है, ठीक है। लेकिन इसका क्वांटिटी 9 है तो 9 से गुना करेंगे और इसको 11 और 9 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 3.2। तो 32 × 9, 9 × 27 और एक 28 जोड़ेंगे इसमें 184.08 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 184.8 वाला। आगे बढ़ते, एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 50% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए बहुभुज में जो है n भुजा है, तो इसका अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा n - 2 × 180 डिग्री, जो कि है बाह्य कोणों के योग से 50% अधिक। तो बाह्य कोणों का योग आप लोग जानते ही होंगे 360 डिग्री होता है, इससे 50% अधिक है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। कटाइए इसको 2 से 180 बार में, 180 180 कट जाएगा तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इधर आके 3 में जुड़ जाएगा 5। तो इसमें 5 भुजाएं हैं, इसका अंतःकोण निकालना। तो अगर भुजाओं की संख्या निकल चुका है तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको 360 को ये भुजाओं की संख्या 5 से डिवाइड करना होगा, ये आ जाएगा 72। और इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसके लिए आपको 180 में 72 माइनस करना होगा, आ जाएगा 160, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों का योगफल 180 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 108 डिग्री है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। ये हो गया 23, 23 में 13 जोड़िए, ये हो गया 36, 36 + 24 ये 60 हो गया, 60 + 25 ये 85, 85 + 35 90 30 120 हो जाएगा। तो n/2 अगर हम लोग निकालें तो 120/2 होगा 160। तो माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ 60 या 60 से जस्ट बड़ी नंबर हो, तो यहाँ पर है, तो ये इसका माध्यिका वर्ग हो गया। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF और नीचे फ्रीक्वेंसी गुना h। वैल्यू रखना होगा आपको। L क्या होगा, ये जो माध्यिका वर्ग है इसमें ये लोअर लिमिट 240, ठीक है। उसके बाद प्लस n/2 कितना निकाला है 60, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट पहले वाला लेते हैं ये 36 और नीचे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी जो माध्यिका वर्ग का फ्रीक्वेंसी है वही आएगा 24 और गुना इन दोनों के बीच का गैप कितना है 50, तो 50। ठीक है, 60 में 36 घटाएंगे 24 आएगा, 24 24 कट जाएगा तो 50 आ गया, इधर 240, कुल मिला के 290 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता, यदि यदि यह है तो सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अलग है ये, तो इसमें क्या होता है बीच वाला का गुणनफल बाहर के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इसको a × c बराबर b² लिख सकते हैं और b का वैल्यू दे रखा है 20, तो a c कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पर दिया है c बराबर 25 है, c बराबर 25 a का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ठीक है। तो c को इस तरफ भेज देंगे तो a बराबर हो जाएगा 400/c, तो a का यही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 400/c। c को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा c² बराबर 25 × 400, तो c बराबर इसका वर्गमूल 25 का 5 आ जाएगा, 400 का 20 आ जाएगा, तो 5 × 20 100 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। आगे बढ़ता, नमिता 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले की दूरी से 2 गुनी दूरी तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए जो नमिता एक निश्चित चाल चल रही है, हमें पता नहीं, मान लेते हैं 1 यूनिट है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा 1 यूनिट चाल चल रही है 88 के स्पीड से, तो 1/88 प्लस आगे पहले जितना दूरी था उससे 2 गुनी दूरी, तो 1 मान है तो 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 यूनिट दूरी को ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करती है। और जब वो वापस आती है तो कितना दूरी कवर करेगी 1 यूनिट, और इधर इसका 2 गुना 2 यूनिट, कुल मिला के 3 यूनिट कवर करेगी वापस में। जाने के क्रम में 1 + 2 3 यूनिट, तो आने के क्रम में भी 3 यूनिट। लेकिन आने के क्रम में जो है उसका स्पीड मालूम नहीं, तो मान लेंगे x है बराबर, ये जो आया आपका कुल समय आया है
अगर आपको इस तरफ कुल समय निकालना है तो क्या करना होगा, कुल दूरी जो कि है 3 2 5 1 6 यूनिट, उसको औसत चाल 33 से डिवाइड करना होगा। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स वाला को इस तरफ रखिए, ठीक है, 3/x बराबर, बाकी को इस तरफ भेज देंगे, ये कट जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो इन दोनों को जोड़ के उस तरफ भेजिएगा। ठीक है, 6/33 है, ये माइनस में आ जाएगा कितना, नीचे तो 88 रहेगा, और 88 1 का 88, 11 1 12, ये 12/88 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आपको निकालना है, 3/x इस तरफ है, और ये अब कट रहा है तो काट देंगे, 4 या 12, 4 से ये 22। ठीक है, 3 दूना 6, 3 से 11, अब नहीं कट रहा, तो 11 22 का एलसीएम 22 आ जाएगा। 11 दूना 2 दूना 4 माइनस 22, यहाँ 3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 या 66, 66 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, 4 में से 3 घटेगा, 1 1 गुना x 1 x, इधर 3 गुना 22 66। आगे बढ़ते, एक विक्रेता 5 दिनों में इस दर से आम बेचता है, प्रतिदिन बेचे गए आमों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, 14 6 20 10 30 10 40, इधर 10 50, 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, इस 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेते हैं, देखिए फार्मूला से क्या होता है, सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, 20 20 40 13 53 हो गया, माइनस 2 2 का गुना करिए, तो ये हो जाएगा 20 गुना 13 260, इधर भी 20 गुना 13 260, तो 26 गुना 52 यानी 520 होगा, उसमें 20 गुना 20 400 लास्ट में जोड़ देंगे, इसको 100 से डिवाइड करते हैं, और इसमें प्लस क्या करते हैं, तीनों का गुणनफल को 10,000 से डिवाइड करके, तो तीनों का गुना कितना होगा, 13 चौके 52 पर 2 जीरो 5200 हो जाएगा, इसको 10,000 से डिवाइड करना है, तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा यही आपका इफेक्टिव डिस्काउंट होगा। तो 2 जीरो तो कट जाएगा, 100 से 52 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 100 को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो 0.52 ये हो गया, इसमें जोड़ देंगे तो 53.52, ये कितना होगा, 5 4 920 हो रहा है। ठीक है, जोड़ के 920 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.2, तो 9.2 जो है इसमें माइनस कर देंगे, 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो 44.32 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, 3 व्यक्तियों एक्स वाई जेड ने इस अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% ही वापस ले लिया, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया का लाभ है तो लाभ में जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेशियो निकालना होगा आपको, देखिए 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, 21 अनुपात में धन लगाया, 3 4 10, तो इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 10 हो रहा। तो ये लोग परसेंटेज में कुछ निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक जीरो लगा लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो y और z निकाला, तो x तो कुछ नहीं किया, तो x का धन पूरे वर्ष यानी 12 महीने के लिए लगा रहा, तो 12 से इसको गुना कर दीजिए। उसके बाद आते हैं y का, y जो है 6 महीने बाद अपना 50% यानी आधा हिस्सा वापस ले लिया, तो 6 महीना तक तो इसका पूरा रहेगा 40 का 40, उसके बाद 40 का आधा हिस्सा वापस लेगा तो आधा तो बचेगा यानी 20 बचेगा, और टाइम बचा 6 महीना का, तो 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया y का। अब जेड देखिए, 9 महीना पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। ठीक है, वर्ष पूरा होने से 9 महीना पहले, यानी ये 100 यूनिट जेड का है, ये केवल 3 महीना के लिए ही रहा। उसके बाद इसने 40% वापस ले लिया तो बचा 60%, जो कि होगा 60, और टाइम है 9 महीने का, तो 9 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा जेड का। तो इस रेशियो में जो है इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा, तो कटा लीजिए जहाँ पर कट रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीरो तो सब में कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट देंगे, इसमें भी काट देंगे। उसके बाद 12 है, क्या 12 सब में कॉमन है क्या, नहीं, यहाँ 30 हो रहा है। ठीक है, तो 6 से कटाएंगे, 6 दूना 12, 6 से काटेंगे, यहाँ भी 6 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, 6 से यहाँ पर देखिए 10 या 30 हो रहा है, तो दोनों को काट देंगे, 6 पंचे 30 5 बार में, और 6 यहाँ से काट देंगे, अब नहीं कटने वाला। ठीक है, गुना करिए, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये कितना होगा 4 2 6। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 5 + 9 14। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 से 3 बार में,
3, यहाँ पर 7। ये जो है आपका फाइनल रेशियो है, इसी रेशियो में इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा। प्रॉफिट है 23,400, निकालना है किसका, जेड का, तो जेड हो जाएगा 23,400 का, जेड का कितना है 7 यूनिट, तो 7 से गुना कर देंगे और टोटल जोड़ के नीचे देंगे 3 3 6 7 13। 13 से कटाएंगे इसको, 13 1 13, 13 8 104, तो 1800 गुना 7, 126 पर 2 जीरो, 12,600 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 60% लाभ अर्जित करने के लिए 546 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको 100 में डिस्काउंट परसेंट माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा कितना 78, और नीचे 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ना होगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 546, जबकि यहाँ 78 है, तो 78 का वैल्यू हो जाएगा 546। ये कितना गुना है, 7 सतह 49, 8 सतह 56, यानी ये 7 गुना है लगभग। ठीक है, पूरा पूरा 7 गुना, चेक कर लीजिए आप। 56 बचा 5, 7 सतह 49, 5 54, तो इसका भी 7 गुना करेंगे तो 16 सतह 112, उस पर 1 जीरो, 1120 रुपये इसका अंकित मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।